हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% से स्लैश किया है। अब हम समझेंगे कि इस स्लैश का, इस रेपो रेट कट का क्या फ़र्क पड़ता है पूरे स्टॉक मार्केट्स पे, पूरी इंडस्ट्री पे, अदर सेक्टर्स पे एंड स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स पे। तो आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। इसका मतलब कि अब बैंक्स को सस्ता फंड मिलेगा आरबीआई से। ये साफ दिखाता है कि आरबीआई मार्केट में ग्रोथ को प्रायोरिटी दे रही है और लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज़ कर रही है। तो क्या ये मार्केट में एक नई रैली को जन्म दे सकता है? क्या एक नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है? हम समझेंगे कि रेपो रेट कट का इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट में कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट होता क्या है और उसके कट होने से क्यों मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो चुका है। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट में एक अच्छी रैली दिखाई और सेंसेक्स को कम लगभग 800-900 पॉइंट्स का जंप मिला। समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने किसी काम के लिए बैंक्स के पास जाते हैं और एक लोन अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि वो एक होम लोन है। तो होम लोन के लिए बैंक्स आपको 8.5% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब मान लीजिए कुछ समय के बाद बैंक्स कहते हैं कि हम आपका इंटरेस्ट 8.5 की जगह 8 कर देते हैं। आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि अब आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम हो जाएगा और आपको बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे। उसी तरीके से जैसे आपने अपने काम के लिए बैंक से लोन लिया, हमारे बैंक्स भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी और बाकी सारे बैंक्स, ये आरबीआई से लोन लेते हैं और वो लिया हुआ लोन आपको लोन के फॉर्म में बाँटते हैं। तो अगर बैंक्स ने आरबीआई से लोन लिया था 6% पे, लेकिन अब क्योंकि ये 50 बेसिस पॉइंट से कम हो चुका है, तो बैंक्स को लोन मिलेगा 5.5% पे। तो अगर बैंक्स 5.5% से आरबीआई से लोन लेता है और वही लोन आपको 11 या 12% पे देता है, तो जो डिफरेंस बचता है 6 साढ़े 6 7% का, वो बैंक्स का प्रॉफिट होता है। तो ये 0.5% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट बैंक्स का डायरेक्टली प्रॉफिट है। इससे बैंक्स का प्रॉफिट इंक्रीज होगा और एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के चलते कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और सारे ही जो प्लेयर्स होते हैं जिन्हें लोन चाहिए, वो अब लोन लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो पहले बैंक्स के लिए रेवेन्यू बढ़ेगा, दूसरा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ चुका है। हमने अभी तक ये समझा कि इस कट से बैंकिंग इंडस्ट्रीज कैसे इम्पैक्ट होती हैं पॉजिटिवली। अब हम समझेंगे कि अदर सेक्टर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, हमने ये समझा कि अभी तक रेपो रेट का कट बैंकिंग इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली। अब हम समझेंगे कि अदर सेक्टर्स में भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, तो सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्योंकि बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें लोन सस्ता मिलता है। तो एक यूफोरिया क्रिएट होने के कारण, एक सस्ता लोन मिलने के कारण, चाहे वो हमारे जैसे इंडिविजुअल्स हों या वो कोई कंपनीज हो, हम सबको लोन चाहिए होता है अपने पेंडिंग टास्क को पूरा करने के लिए। तो कॉरपोरेट जो हैं, चाहे वो एफएमसीजी के हों, चाहे वो कार मेकर्स हों, चाहे वो फार्मा मेकर्स हों, ये सारी ही इंडस्ट्री ज़्यादा लोन उठाती है अपने केपेक्स को पूरा करने के लिए, नए प्लांट्स बनाने के लिए, नई फैक्ट्रीज बनाने के लिए, जिसकी वजह से एक लोन ग्रोथ ड्राइव होता है। तो अदर सेक्टर्स पे भी रेट कट का वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है जैसे बैंकिंग स्टॉक्स पे, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जो कोई भी इंडस्ट्री अपने से अलग नहीं कर सकती है। आपको बैंकिंग सेगमेंट का पार्ट बनना ही पड़ेगा। नाउ क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ होने वाली है और रेट कट की वजह से एक यूफ़ोरिया और ग्रोथ ड्राइव होने वाली है, तो आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ हो गई है और मार्केट यूफ़ोरिया को ये जन्म देगी, तो इससे हमें क्या सीखना है? एज़ एन इन्वेस्टर्स हमारा फ़ोकस होना चाहिए बैंकिंग के उन स्टॉक्स पे जो कि पिछले 10 साल 20 साल से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और कंसिस्टेंटली अपने एनपीए को और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को कंट्रोल में किए हुए हैं और इन्वेस्टर्स को रिजल्ट देते जा रहे हैं। बट हमें एक चीज़ और इंश्योर करनी होगी कि जब भी हम कोई भी स्टॉक्स को परचेज करने की सोचें या फिर हमें एनालाइज करना हो, हमें ध्यान रखना होगा कि वो स्टॉक्स जो हैं बहुत ही अपने ओवर वैल्यूड प्राइस पे ना हो। जैसा कि हम एचडीएफसी को देखें, अभी हम चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पे। ये देखने के लिए मैंने स्क्रीनर ओपन किया है और आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्क्रीनर और अदर टूल्स को यूज़ किया जाता है स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए। उस पे एक सेपरेट वीडियो आएगी।
तो जैसा कि हम अभी एचडीएफसी बैंक को देखें, जो कि प्राइवेट सेक्टर में एक लीडिंग बैंक है, हम अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले 12 क्वार्टर्स, स्क्रीनर स्क्रीनर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स 12 महीने की ही दिखाता है। तो अगर हम मार्च 2022 को देखें तो 35,574 का एक अच्छा खासा रेवेन्यू था, जो कि अब बढ़ के 86,779 पे आ चुका है और ये इसका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था। सेम अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 10,475 करोड़ से बढ़ के ये 19,285 करोड़ हो चुका है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, जो कि ईयरली प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है कंपनीज़ की, तो हम देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट 2014 में जो 8,768 करोड़ का था, वो बढ़ के अब 73,440 करोड़ हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा जंप है। हर साल अगर आप देखोगे तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप आता है। ऑलमोस्ट 20% का जंप ये हर साल आपको देता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। डेफ़िनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है। बट जब हम एनालाइज़ करते हैं इसका प्राइस, कि इसका प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, तो हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी ऑलरेडी अपने पीक पे चल रहा है। तो सिर्फ अच्छा स्टॉक पिक करना ही हमारा पर्पस नहीं है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि क्या वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। वो देखने के लिए हम चलते हैं पीबी रेशियो पे। हम पीई रेशियो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए देखते हैं, लेकिन बैंकिंग के लिए पीबी रेशियो ज़्यादा अच्छा मेट्रिक है। तो हम देख सकते हैं कि इसका मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 3.2 रहा है पिछले 5 साल का, और अभी हम देखें तो ये 3 के करीब लगभग पहुंच चुका है। तो डेफ़िनेटली ये अपने मीडियन से नीचे है, लेकिन अगर हम यही स्टॉक यहाँ पे लेते 2000 नवंबर 2023 के करीब, तो ये 2.1 के करीब था, जो कि बहुत सस्ता था। ये डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लें कि जब भी स्टॉक आपको परचेज़ करना है तो ऐसे मेट्रिक्स को देख के ही एक परचेज़ डिसीजन बनाएँ। इसके साथ हम कुछ दूसरे स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जो कि एनबीएफसी का किंग है, अनडिस्प्यूटेड किंग है। और हम इसके चार्ट पे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस भी अपने पीक पे ट्रेड कर रहा है, अपने पीक प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसके पीबी रेशियो को देखना चालू करें, तो पीबी रेशियो इसका मीडियन 8.2 था और अभी ये 6 के अराउंड है। इसका मतलब कि इसका प्राइस जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है, अगर हम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू का एवरेज देखते हैं तो। हालांकि इसकी स्टॉक वैल्यू अभी अपने टॉप पे है स्टिल, क्योंकि इसके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर हम क्वार्टर्स में देखें तो इसके प्रॉफिट्स बहुत ही क्रेज़ी परसेंटेज में कंपाउंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2022 में जो 2,420 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के अब 4,546 करोड़ का प्रॉफिट बन चुका है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, तो ये प्रॉफिट जो 2015 में 898 करोड़ का था, वो बढ़ के 16,779 करोड़ का हो चुका है। तो डेफ़िनेटली बजाज फाइनेंस के सारे क्वार्टर्स बहुत अच्छी ग्रो किए हैं। और अगर आप इसके 10 इयर्स की सीएजीआर देखोगे, तो दैट इज़ 35%, व्हिच इज़ अ ह्यूज सीएजीआर टू मेंटेन फॉर अ कंपनी फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 10 इयर्स। डेफ़िनेटली इसमें कुछ इयर्स होंगे जिसमें स्टॉक प्राइस 1 साल में डबल हो गया होगा और किसी 1 साल इसने कोई रिटर्न नहीं दिया होगा। तो हमें ये सारे मैट्रिक्स देखने हैं एक स्टॉक पिक करने के पहले। वैल्यूएशन की बात की जाए तो हमने यहाँ देखा कि बजाज फाइनेंस एचडीएफसी बैंक से बेटर कैंडिडेट है वैल्यूएशन के टर्म्स में। लेकिन ये कोई बाई एंड सेल टिप्स नहीं है, तो प्लीज़ कोई भी स्टॉक खरीदने के पहले आप एनालिसिस करें, खुद का एनालिसिस करें और ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा काम है आपको सिर्फ एक ब्लूप्रिंट देना, आपको एक लर्निंग देना कि आप डिसीजन कैसे ले सकते हो। डिसीजन लेना हमेशा आपका काम रहेगा। हम और किसी स्टॉक पे चलते हैं। एक बड़ा बैंक जो कि सरकारी है, एसबीआई, हम एसबीआई भी चलते हैं, एसबीआई बैंक पे। जब हम एसबीआई बैंक को देखते हैं और उसका चार्ट एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले क्वार्टर्स में हम उसका प्रॉफिट देखें, तो अगर आप प्रॉफिट को देखोगे तो ये भी एक बढ़ता हुआ प्रॉफिट है, जो 2022 में 10,191 करोड़ था, वो अब बढ़ के 20,379 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम ईयरली देखें
तो जो प्रॉफिट पहले 2014 में 14,807 का था, वो 10 साल में लगभग 6 गुना बढ़ के 80,523 हो गया है। अब हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की। अब हम चार्ट पे चलेंगे और इसका पीवी रेशियो देखेंगे। तो अगर पीवी रेशियो आप देखो तो मीडियन वैल्यू जो इसकी 5 साल की 1.4 थी, आज ये उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के मामले में ये लगभग अपनी मीडियन वैल्यूएशन को बरकरार करके रखा है। अगर हम इसकी प्राइस पे चले तो इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट 900 था, अभी 813 के करीब चल रहा है। तो मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक अभी उतना ल्यूक्रेटिव नहीं लग रहा है। बट आरबीआई के इस डिसीजन के बाद सारे ही बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं आपको अगले साल बढ़ते हुए दिखेंगे। तो हमें आने वाले टाइम में अब ऐसे ही स्क्रीनर को देखना है, समझना है कि प्रॉफिट्स जब बढ़ते हैं, रेवेन्यू जब बढ़ता है, उसके हिसाब से क्या वैल्यूएशन भी बढ़ रही है। अगर एक स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, तो वो बहुत अच्छा टाइम नहीं होता है उस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि एक भी कमज़ोर क्वार्टर उस पूरे गेन्स को इरोड कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि हम उन स्टॉक्स को पकड़ें जिनकी वैल्यूएशन कम है और स्टॉक भी ऊपर से काफ़ी गिरा हुआ है। तो आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको स्टॉक्स एनालिसिस करके भी बताऊँगा। ये समझाऊँगा कि हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हैं। और कभी भी प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू का इंक्रीज़ करना स्टॉक्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है। हो सकता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहे, लेकिन उसका स्टॉक अगले ही दिन रिएक्ट करना स्टार्ट ना करे। कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है तो मार्केट यूफ़ोरिया का पार्ट बन के वो भी बहुत सारे पैसे लगाने लगते हैं। पर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें धीरे-धीरे पेशेंस के साथ एक साइकोलॉजी बिल्ड करनी है और उस मार्केट का पार्ट नहीं बनना है जो भेड़-चाल में लगा हुआ है, जिसे लगता है कि केवल एक अच्छा क्वार्टर और उनका रिटर्न जो है वो 20% 30% अच्छा हो जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट इतना ईज़ी होता तो सब लोग पैसा कमा सकते थे। वैसे मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट कोई टफ़ चीज़ नहीं है, बहुत ईज़ी चीज़ ही है, लेकिन ये सिर्फ़ उनके लिए है जिनको पेशेंस रखना आता है। तो हम मिलते हैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। प्लीज़ अपने फीडबैक्स और अपने कमेंट्स जो हैं ऐड करते रहें कि मैं अगले वीडियोज़ में अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है या कोई पॉइंट पे आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो हम उसे डिस्कस करके एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें। थैंक यू।